जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुरम जंजुआ ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम फियर, और आज जो मेरी वीडियो है ये है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। यस, इट इज़ एन आर्ट। पेपर अटेम्प्टेशन जो है ये एक आर्ट है, ठीक है, और इस आर्ट को समझना नहायत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते वो कभी भी अच्छे नंबर नहीं क्लेम कर सकते। क्योंकि देखिए, पेपर जो होता है वो आपका तारुफ होता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। एग्ज़ामिनर के पास आपका चेहरा नहीं होता, एग्ज़ामिनर के पास आपका पेपर होता है, और आपका पेपर ही आपकी आइडेंटिटी है, आपका तारुफ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर। देखिए, ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होता है ये बोनस मार्क्स होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि इधर उधर से देखकर, ठीक है, वो उसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो फुल उसके ऊपर फोकस नहीं करते, ठीक है। अब देखें, एक ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है उसके 4 MCQs आप समझते हैं कि 4 चॉइसेस हैं। अब 4 चॉइसेस में सबसे पहले ये देखें कि अगर तो आपको 100% उसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो फिर तो दूसरी राय नहीं है, वो फ़ौरन आप उसको एनसर्कल कर लें, ठीक है। अच्छा, अब MCQs को अंडरस्टैंड करना नहायत ज़रूरी है। हम लोग MCQs को पढ़ते नहीं हैं। समटाइम एंटोनिम्स पूछ रहा होता है वो, और हम सिनोनिम्स लगा देते हैं। समटाइम वो कोई चीज़ और पूछ रहा होता है, लेकिन हम जल्दी में उसको ओवरलुक करके उसको रॉन्ग अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को जब भी आपके सामने आए उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और अपना MCQs लेके, तो मैं उसका MCQs देख रहा होता हूँ। तो जब मैं MCQs 10 MCQs के बाद उस पेपर को जैसे ही मैं फोल्ड करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो वो कहता है सर ये पीछे भी था, उसका रंग उड़ गया। मैंने कहा हाँ यार, ये पीछे बैक पे भी आपके 20 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर देखें कि एब्सेंट माइंडेडनेस की इंतहा है कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने MCQs वाले पेपर को प्रॉपर पढ़ते ही नहीं हैं। वो कहते हैं जी बस ठीक है, ये कर लिया, दैट्स ऑल। भाई उसको पूरा पढ़ें, उसके बाद अटैम्प्ट करें। 20 मिनट्स आपके पास हैं और टेक्निकली अटैम्प्ट करें। ये बोनस मार्क्स हैं, और 20 का मतलब है नॉट 19, 20 आउट ऑफ 20। जितना आप अच्छा उसको क्लेम करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमेशा जब भी आपने MCQs को अटेम्प्ट करना है तो उसको प्रॉपर टेक्निकली पहले पढ़ें, उसके बाद जो राइट चॉइस है उसका इंतखाब करें, ठीक है जी। अब देखें, हम लोग इन्फर नहीं करते। जब भी हम MCQs को अटेम्प्ट करते हैं हम इन्फर नहीं करते। इन्फर करने का मतलब होता है कि जब आपके पास 4 चॉइसेस हैं, सबसे देखें कि कंपैरिजन्स में बेस्ट सूटेबल कौन सी आ रही है। जब 2 आपको समझते हैं कि ये रेलिवेंट है, उसके बाद उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा सूटेबल होता है, ठीक है जी। तो जब उस तरह आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो आप एक अच्छा MCQs अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेट्स कम टूवर्ड द सब्जेक्टिव पेपर। अब देखिए, सब्जेक्टिव पेपर जो है, सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रीड द क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस। वो पूछ क्या रहा है, ठीक है, कितनी आंसर की लेंथ होनी चाहिए, उसके मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास हों तो आप एक सब्जेक्टिव पेपर को अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, और उसका आंसर की रिक्वायरमेंट है जी 3 to 4 लाइन, आप लिख देते हैं 10 to 15 लाइन्स और क्लेम करते हैं कि मुझे एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, नहीं देगा। भाई उसकी रिक्वायरमेंट ही आपने पूरी नहीं की। उसने आपको 2 to 3 लाइन्स का आंसर कहा है, आपने 10 to 15 लाइन्स लिख दी हैं। इम्पॉसिबल कि वो आपको मार्क्स दे। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आपका पेपर जब आपके सामने आता है तो उसको मार्जिन लाइन जब आप लगाते हैं तो मार्जिन लाइन के बाद फुल मार्जिन लाइन को कवर करके और उसको लिखें। उसको एक पोएम की शेप ना दें। बाज़ दफ़ा लोग राइटिंग कर रहे होते हैं और पैराग्राफिंग में 2 पैराग्राफ बनाते हैं, 2 लाइनों का एक पैराग्राफ बना दिया, 4 लाइनों का एक पैराग्राफ बना दिया, यानी उसमें कोई सिमेट्री नहीं लेके आते। और ये जो चीज़ें हैं ये आपके मार्क्स को डिडक्ट करती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है, तो आपको यू हैव टू बी सिस्टमैटिक।
जब तक आप सिस्टमैटिक नहीं होंगे आप कभी भी अच्छे मार्क्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब वो एग्जामिनर कहता है जी कि तकरीबन आप वो कहता है कि 6 क्वेश्चंस करें जी आउट ऑफ 8, आप 8 क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, ये एक नहायत ही समझ लें कि मासूमाना एक्ट है और हम ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हमें वो कोई से 6 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ठीक करके उनके मार्क्स लगा देगा। भाई देखें, एग्जामिनर हमारा कज़न नहीं है, वो फूफो का बेटा नहीं है। उसने फर्स्ट रो में जो 6 क्वेश्चंस आएंगे उसको उसने देखना है और उसके बाद उसने वो मार्क्स देने हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो काट देगा। उसने उसके मार्क्स नहीं देने आपको, उसने उन्हीं रो में जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं के नंबर उसने आपको देने हैं। तो ये मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कमिट करते हैं सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। देखिए, पेपर को जब तक आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अटैम्प्ट नहीं करेंगे, आपके पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए। ठीक है, आप एक प्लानिंग के साथ पेपर करें, एट रैंडम ना करें, तो कोई वजह ही नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स ना मिलें। ठीक है जी। तो हैंड राइटिंग का जो इस्तेमाल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैंड राइटिंग जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है। हैंड राइटिंग से ही आपको पहचाना जाएगा आप कौन हैं। ठीक है जी। तो आपका तारफ़ जो है वो आपकी हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग को अच्छा करें, फेयर लिखें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे शेयर करने लगा हूँ, कभी भी अपने लिए मत लिखें, ऑलवेज राइट फॉर योर एग्जामिनर। ये तमाम स्टूडेंट्स को मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब भी लिखना है अपने एग्जामिनर के लिए लिखना है। आपके एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चंस को पढ़ना है और पढ़ के फिर उसने आपको मार्क्स देने हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी राइटिंग कर रहे होते हैं, अपने आप को समझा रहे होते हैं, तो फिर हम क्लेम करते हैं जी कि हम बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। ओ भाई, जिसने आपको नंबर देने हैं, जिसने आपको मार्क्स देने हैं, उसके लिए लिखें। ऑलवेज राइट फॉर योर एग्जामिनर। हम क्या करते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे होते हैं, छोटी छोटी राइटिंग। कुछ स्टूडेंट बहुत क्लोज लिखते हैं, टाइनी वर्ड्स डालते हैं और वो क्लेम कर रहे होते हैं जी कि हमें बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और लिखते बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए, आपकी हैंड राइटिंग शुड बी विविड, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्लियर। जब तक नहीं होगी, अच्छे नंबर आप क्लेम कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, वो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश के पेपर के अंदर आपको आता है कि राइट 5 सेंटेंसेस और 5 पेयर ऑफ 5 इडियोमैटिक फ्रेजेस। अब आपको अगर किसी इडियोमैटिक फ्रेज का मीनिंग नहीं आता तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इडियोमैटिक फ्रेज है बेड ऑफ रोजेस, तो स्टूडेंट लिखता है जी माई फ्रेंड टोल्ड मी द मीनिंग ऑफ बेड ऑफ रोजेस। भाई, इससे वो क्लेम ना करे कि उसको मार्क्स मिलेंगे। जब तक उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका एक्चुअल इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है वो आप सेंटेंस में नहीं लेके आएंगे तो कभी भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। और जब आप पेपर को अटेम्प्ट करने लगते हैं, याद रखिएगा, सबसे अच्छा आने वाला जो क्वेश्चन है आपको वो पहले अटेम्प्ट मत करें। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो हमें बहुत अच्छा आता है। ऐसे मत करें। आप हमेशा सेकेंडरी जो क्वेश्चन है, जो आपको सेकंड पोजीशन पे अच्छा आता है, पहले वो करें। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छा आता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे वो क्वेश्चन करें जो आपका वीक क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे जो सेकंड अच्छा आता है वो करें। तो इस तरीके से आप देखिए, एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चंस को पढ़ता है तो जब आपका वो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लेता है तो वो अपना एक टेम्परामेंट क्रिएट कर लेता है कि भाई ये इसकी राइटिंग अच्छी होगी, ये अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट करेगा, तो वो अच्छे तरीके से आपको मार्क्स देगा। ठीक है जी। और पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर याद रखिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपने क्वेश्चन को ख़त्म किया है, उसके नीचे लाइन लगाएं। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम लाइन नहीं लगाते। ठीक है। लाइन का मतलब ये है कि जब एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ है उसको लाइन लगाएं, और अगर वो हाफ पेज पे भी ख़त्म हुआ है तो उसके आगे से क्वेश्चन स्टार्ट मत करें। ऑलवेज स्टार्ट विद द न्यू। आजकल तो वो शीट्स आ गई हैं फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसमें तो आपको हर क्वेश्चन की उन्होंने लिमिटेड लाइंस दी होती हैं, उसी में लिखना होता है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन उतने अच्छे मार्क्स। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी आप कभी भी अच्छा पेपर अटैम्प्ट नहीं करेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, और वो है अपने पेपर को पढ़ना।
ठीक है। देखें, हम पेपर नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस लिखे, अटेम्प्ट किया, एग्जामिनर के हवाले कर दिया। और भाई जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे, हम कभी भी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो आप क्वेश्चंस को, अपने पेपर को पढ़ें और पढ़ के उसके बाद फिर वो एग्जामिनर के हवाले करें। जब एग्जामिनर के हवाले करेंगे तो फिर आपको कोई तिश्नगी नहीं होगी कि आपने उसको रिव्यू नहीं किया। रिव्यू करने के फ़ायदे क्या होते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक हो सकती हैं, पंक्चुएशन मार्क्स में कमी बेशी हो सकती है, ठीक है, आपका कोई ग्रामेटिकल पॉइंट जो है वो आपसे इग्नोर हो गया, आप उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब पेपर जो है, जो स्टूडेंट क्लास टेस्ट जो है वो बड़ी दिलचस्पी से देता है, अक्सर स्टूडेंट क्लास टेस्ट नहीं देते। देखिए, क्लास टेस्ट देने से क्या होता है, आपकी रिवीजन होती है। ठीक है। जो बंदा क्लास टेस्ट रेगुलरली देता है उसके लिए बोर्ड का पेपर हलवा होता है, वो कभी भी बोर्ड के पेपर में कंफ्यूज नहीं हो पाएगा। अगर आप क्लास टेस्ट में डंडी मारेंगे, अक्सर स्टूडेंट मारते हैं डंडी, वो क्लास टेस्ट नहीं देते, तो वो क्लेम करते हैं जी कि हमारा बोर्ड बहुत अच्छा होगा। देखें, बोर्ड जो है उसमें आपने वही क्लास टेस्ट की बेस के ऊपर बोर्ड में अपीयर होना है। तो बोर्ड के पेपर को, या क्लास टेस्ट हो या बोर्ड का पेपर हो, उसको ज़रूर पढ़ें, पढ़ के फिर आप एग्जामिनर के हवाले करें। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आप जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप इनको मद्देनज़र रखेंगे, और आप, मेरी दुआ है कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विल कम विद द न्यू वीडियो इंशाल्लाह, एक नए कॉन्टेक्ट्स के साथ आऊँगा।